जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। और इससे पहले के जो जितने भी है मैंने पार्ट 1 के अंदर डाल रखा है और उसे जो है आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसे आप पूरा जरूर देखें और उसके बाद ही इसको देखें, जिससे आपको जो है आर्टिकल 1 जो हमारा राइट टू इक्वलिटी वो आपको समझ में आ जाए। अगर आप CAPF, CDS और NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और जो अपकमिंग आपका CAPF और CDS का एग्जाम है उसके अंदर जो 20+ क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस वीडियो सीरीज से देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एज ये पूरा जो कोर्स या पूरी सीरीज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम से, जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। इससे पहले हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की थी, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक था। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आज की क्लास में जो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 हमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी के अंदर जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जो भी हम फोन पे बात करते हैं, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग या फिर उसे टैप कर रहा है, उसे सुन रहा है, तो ये हमारा एक जो है फंडामेंटल राइट का जो है एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो वो है हमारा RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई भी सरकारी कार्य के अगेंस्ट में जो है RTI लगा के उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक। आप जो है किसी भी चीज का प्रति अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। फिर है आर्टिकल 19(1)(b), राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप अगर कहीं पे भी इकट्ठा हो रहे हैं किसी भी चीज के विरोध में या किसी की चीज में, किसी भी चीज के समर्थन में, तो आपको जो है विदाउट आर्म्स इकट्ठा होने का अधिकार है। आप किसी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। और पीसफुली, अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं, जो टूर ऑफ ड्यूटी के अगेंस्ट में जितने भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल भी पीसफुली नहीं है। और इन्होंने आर्म्स, कोई भी काफी लोकल आर्म्स या मैं कहूँ जो लकड़ी और स्टिक का यूज करके जो भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर गवर्नमेंट की जो भी रिसोर्सेज है उनका जो मिसयूज किया है, उनको उनके साथ तोड़फोड़ की है। ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, जो भी लोग जो वायलेंटली चीजों को असेंबल होके करते हैं। फिर है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) कहता है कि आपको अधिकार है, आप कोई भी एसोसिएशन, गुट या ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें एग्जांपल दिया, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसी के अंदर हमारी जो कंपनीज होती है, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, कमिटीज, क्लब्स, ये सारे जो हैं आपको आर्टिकल 19(1)(c) के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19(1)(d). ये हमें कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको घूमने का अधिकार है। और ये सारी चीजें जो है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात, इंडिया के विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर है आर्टिकल 19(1)(e), फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट, रहने का अधिकार, रेजिडेंस। ये जो है हमारा आर्टिकल 19(1)(f), ये कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। आपके पास अधिकार है, आप राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। बट इसको जो है रिमूव कर दिया गया है, हमारा एज अ फंडामेंटल राइट के रूप से जो है हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। अब ये जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है। इसी में एक आगे आर्टिकल 31 आएगा, जिसको इसी के साथ हटाया गया है और वो भी राइट टू प्रॉपर्टी की ही बात करता है। आगे हम इसकी बात भी करेंगे, जो हमारा आर्टिकल 31 है। और नेक्स्ट जो हमारा 19(1)(g), राइट टू लाइवलीहुड।
सो ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हुए। अब यहाँ पर जो है जितने भी हमने आर्टिकल्स के बारे में इसमें बात की, जैसे अगर मैं बात करूं आपको राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, इनके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन की बात करूं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कौन से रेस्ट्रिक्शन है? सोवरेनिटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप जो है कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप भारत की जो अखंडता और संप्रभुता है इसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर इस प्रकार के जो भी नारे हैं, जैसे रिसेंट में कई कई प्रोटेस्टर्स में देखा गया, जो खालिस्तानी मेंटालिटी के लोग थे वो इस प्रकार के नारे लगा रहे थे। तो ये इस प्रकार के नारे आप नहीं बोल सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यदि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी ऐसा पर्सनल है जिसने जो है इंडियन फोर्सेस में या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर वर्क किया है, और यदि वो कुछ भी ऐसा बोलता है जिससे जो हमारी सिक्योरिटी है उसके कुछ लीक्स बाहर आ जाते हैं, तो ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है। आप नहीं बोल सकते सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, या फिर उनकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप पब्लिकली नहीं डिक्लेयर कर सकते या पब्लिकली नहीं अनाउंस कर सकते। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे कुछ स्टेट्स के साथ, या फिर कुछ स्टेट्स मतलब यहाँ पर कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर हमारी कुछ कंट्रीज के साथ जो है हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता है जिससे हमारे ये फ्रेंडली रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो ये आपका एक रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट 19(2) के तहत, और आप जो है ये क्राइम कंसिडर किया जाएगा, और ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा बोलें जिससे किसी फ्रेंडली राष्ट्र के साथ हमारा जो है विवाद क्रिएट हो, या फिर उसके बीच में कुछ भी जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आप जो है कोर्ट का अपमान करना, या फिर कोर्ट की जो है उसकी ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है। डिफेमेशन, यहाँ पर डिफेमेशन के अंदर एक दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं किसी शिक्षक का, टीचर का, यहाँ पर दो चीजें होती है। अगर आप किसी टीचर से जो है उसकी टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप दो चीजें कर सकते हैं, करते हैं जनरली लोग। एक होता है कन्विक्शन, कन्विक्शन, सॉरी कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन आगे आएगा, क्रिटिसाइज। जैसे कोई टीचर है, उसकी जो है पढ़ाने का तरीका हमें पसंद नहीं है, या फिर हमें उसका जो है कोई पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम उसको बोलते हैं कि सॉरी सर, आपसे मुझे समझ में नहीं आया। ये तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन अगर सेम सिचुएशन के अंदर अगर हम उसे बोलते हैं कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको जो है ये सब उनकी जो इंसल्ट कर रहे हैं किसी भी रूप से, आप सर जैसे बेकार हो, या इस प्रकार के जो वर्ड हैं, जो अपमानजनक वर्ड है, अगर उनका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो ये एक डिफेमेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, उनकी रियलिटी नहीं बता रहे हो कि सर आपने जो है मेनली प्रॉब्लम ये है कि आप ये टॉपिक सही से समझा नहीं पाए। तो यहाँ पर डिफेमेशन करना अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है आपका डिफेमेशन करते हो। फिर मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट मतलब भड़काना। आप किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी अपराध के प्रति भड़का नहीं सकते हो, किसी भी क्राइम के अगेंस्ट भड़का नहीं सकते हो अपनी स्पीच या एक्सप्रेशन से। या किसी व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा काफी जो है काफी टाइम पहले कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे नारे लगाए गए जो अगेंस्ट इंडिया एक्शन के थे, और इस प्रकार की जो गतिविधि है ये आपके आर्टिकल 19(2) के अंदर नहीं आती है। सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली, यदि आप इकट्ठा हो रहे हैं या फिर असेंबल हो रहे हैं, तो आप जो है कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते जो है अगेंस्ट इंडिया हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर मतलब आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। जैसे हम रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किए गए, बिल्कुल जो है जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की गई, और इस प्रॉब्लम की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो लोगों को है काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, और उन दिक्कतों से जो है सरकार का भी नुकसान हुआ, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारे रेलवेज हैं, और भी जो हमारे टोल टैक्स है, इन सब के साथ जो तोड़फोड़ की गई, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। अगर आप असेंबल होते हो तो सबसे पहली चीज, आप भारत के अगेंस्ट कुछ ऐसे नारे नहीं बोल सकते हो, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो जो भारत के अगेंस्ट हो, या फिर भारत की जो इंटीग्रिटी और सोवरेंटी है उसके अगेंस्ट हो। और पब्लिक ऑर्डर मतलब आप जो है समान, जो अगर मैं कहूँ शांति भरा माहौल है उसको जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बताया जो टूर ऑफ ड्यूटी में जो अभी रिसेंटली जो चीजें हुई है। नेक्स्ट है हमारा 19(4),
लिमिट्स ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन। आप कोई एसोसिएशन बनाते हो, उसके ऊपर जो है आपके कुछ लिमिट्स हैं। सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन्ड होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन, और जो है मोरालिटी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(5). 19(5) कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की अगर मैं बात करूं, यदि कोई व्यक्ति आके कहता है मुझे जो है राष्ट्रपति भवन में जो है रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोई कहता है कि मुझे जो है कोई ऐसे क्षेत्र में रहना है, जैसे मिलिट्री कैंटोनमेंट में रहना है, या कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो ऐसी जगह पर रहने की मांग कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस मतलब एक डिग्निटाइज जगह है, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, या फिर अगर मैं आपको कहूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गए, जो भी ये सारी लोकेशंस है, यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। आपके पास जो है कहीं पर भी रहने का अधिकार है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, या आप कल को जाके कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के फार्म हाउस में रहना है, तो नहीं रह सकते, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए जो भी आप जो है रेजिडेंस करते हैं। फ्री मूवमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ ट्राइब्स रहती हैं, और उन ट्राइब्स को जो है हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, और उनको जो है प्रिजर्व करने के लिए ही जो है ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो है काफी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके अंदर जो है जो दूसरे ह्यूमन से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपने कल्चर्स फॉलो करते हैं, वो अपने ट्रेडिशन से रहते हैं। तो यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(6). ये कहता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आप भी कोई भी जो है प्रोफेशन है आपका, तो इसके अंदर आपको जो है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ड्रग्स बेचने लग जाओ, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाओ जिससे जो है जनरल पब्लिक को इम्पैक्ट हो रहा है, वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये जो है एक रेस्ट्रिक्शन है आपका। सो ये हमने बात कर ली आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जो काफी सारे पार्ट्स हैं वो एसएसबी में भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे, ये हमारी डेली लाइफ का आर्टिकल है। अगर आप देखो तो जो है डेली लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है, वहां पर जो हमें अधिकार मिलते हैं वो आर्टिकल 19 से मिलते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो है रेजिडेंस, मूवमेंट, ये सारे जो राइट्स हैं हमें डेली राइट्स के बेसिस में, तो ये एसएसबी में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में भी जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम है, इनके अंदर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और चांसेस है कि पूछे जाएंगे आगे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है हमें कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आर्टिकल हमारे तीनों सिटीजन्स, फॉरेनर्स, और जो है लीगल पर्सन्स, इनके लिए है। सिटीजन्स, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन्स। सो यहां पर 3 प्रोविजंस हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जो है हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए 2005 के अंदर एक लॉ आया कि यदि अब कोई भी व्यक्ति बाइक चलाएगा तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर नहीं पहनता है तो ये एक क्राइम है। और कल आपके घर पे जो है पुलिस आती है, और पुलिस आपको कहती है कि 2004 के अंदर जो है आपने जब बाइक चलाई थी तब आपने हेलमेट नहीं पहना था, तो उसका चालान हम आपके ऊपर जो है पुट करते हैं, और आपको जो है इसका फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये चीज नहीं की जा सकती। 2004 में ये ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमें उसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 20 का फर्स्ट प्रोविजन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सॉरी, ये यहाँ पर सारे 1 1 हो गए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो ये बात हो गई नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की। इसी के अंदर एक टर्म आती है जो है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का अगर मैं आपको मतलब बताऊं,
ओल्ड डेट्स पर पेनल्टी लगाने के लिए जो लॉ बनते हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। जैसे ओल्ड डेट्स की बात करूं, जैसे 2004 है, अगर 2005 में जो है सरकार ने एक लॉ बना दिया और कह दिया कि जो है अब हेलमेट पे जो है किसी एक जो है प्रोविजन है कि हेलमेट पहनने के बिना आपके जो ऊपर जो है फाइन लगेगा, तो अब पहना तो आपने 2004 में नहीं था, लेकिन आपके ऊपर फाइन जो है 2005 के बाद जो है लॉ बना के किया जा रहा है, तो ये ओल्ड डेट्स के ऊपर हो गया। तो यहां पर जो है एक टर्म यूज होता है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ी सी टर्म डिफिकल्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है ओल्ड डेट्स पर पेनल्टी लगाने के लिए जो लॉ बनते हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया 2004 और इस प्रकार का। सो ये जो है नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है हमारा सिविल लॉज। दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सिविल होता है और एक होता है हमारा क्रिमिनल। सिविल के अंदर वो सारी चीजें होती है जैसे मैरिज, डाइवोर्स, और जो है जितने भी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर क्राइम ना हो, क्राइम इन द सेंस, जैसे अगर मैं आपको बात करूं, मर्डर ना हो, रेप ना हो, इसके मर्डर रेप वाले सारे जो है हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं। और इस सिविल केसेस जितने भी होते हैं जो हमारे डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गए, लैंड एरिया, जो इस प्रकार के जितने भी लॉज होते हैं, ये एक्सेप्शन है रेट्रोस्पेक्टिव। यहां पर जो है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लगाया जा सकता है। यहां पर लागू होगा जो भी ओल्ड डेट्स पे लॉ बनते हैं, उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाने वाले यहां पर जो है लागू होंगे। ये हमने बात कर ली नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का सिंपल सा मीनिंग है, यदि कोई ऐसा कानून है जो बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है कि वो किसी पुरानी डेट के ऊपर जो है पेनल्टी लगा सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक 2008 की बात है, कोई कंपनी ने एक बिजनेस डील की थी और उसमें जो है कंपनी ने एक जो हमारे बिजनेस लॉज है उनमें एक लूप होल निकाल के जो है फॉरेन लैंड के ऊपर जो है डील की थी। मतलब इंडिया के अंदर डील ना करके विदेशी जमीन पर जो है डील करी थी। और ये लूप होल था कि इंडिया के अंदर जो लॉज है उनमें लिखा था कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी डील करती है इंडियन लैंड के ऊपर, तो उसे जो है टैक्स या फिर जो भी चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो यहाँ पर इस कंपनी ने बाहर डील कर दी, लेकिन बाद में जो है हमारी गवर्नमेंट है, इसने 2002 2012 के अंदर एक लॉ बनाया और उस लॉ के बेसिस पे कहा कि जो है अब जो है इस कंपनी पे हम पेनल्टी पुट करते हैं, जबकि जो डील हुई थी वो 2008 में हुई थी। और लेकिन जब जो है पेनल्टी पुट करने की बात आई तो 2012 में कानून बनाया। इसे जो है कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया और इसको जो है निल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो जब क्राइम हो रहा हो तब आपके पास लॉ होना चाहिए। सो या फिर जब आपने लॉ बनाया है तो तब उसके बाद वाले क्राइम ही उसके अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है हमारा नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए दो सजा नहीं मिल सकती। नो डबल जियोपार्डी। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक काफी नोन एग्जाम्पल है जो है हमारे संजय दत्त साहब का, जो हमारे एक्टर हैं संजय दत्त। जब इनको जो है इनका जो इनको इनकी पनिशमेंट सुनाई गई, उस टाइम हमारे इंडिया के अंदर जो है हथियार रखने के लिए एक एक्ट हुआ करता था, टाडा। लेकिन बाद में जब इनको इनकी सजा सुना दी गई, तब हमारे यहाँ पर दो लॉज आ गए, यूएपीए एंड कोटा। हथियार रखने के जो क्या कहते हैं
प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट ये जो है पनिशमेंट्स है। तो ये जो टाडा आया तब जो है संजय दत्त जी ने क्राइम किया था, और उसके बाद में जब ये जो यूएपीए एंड पोटा आया, उस वक्त जो है संजय दत्त जो थे वो कोर्ट में थे। तो अब जब उन्होंने क्राइम जब किया तब ये लॉ था, इसके बेसिस पे उनको कुछ सजा दे दी, सपोज करते हैं उनको 3 साल की सजा दे दी। अब कुछ साल बाद में जब ये लॉ आ गया, ये लॉ कहता है कि अब जो है सजा 5 साल की हो गई, तो उनको 5 साल की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको जो सजा मिली है वो टाडा के तहत मिली है। तो अब ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को जो है 2 बार एक क्राइम के लिए सजा दे सकते हो, कुछ भी कंडीशन में आप किसी भी व्यक्ति को जो है 2 बार एक क्राइम के लिए सजा नहीं दे सकते हो। वन क्राइम वन पनिशमेंट, इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। एक अपराध एक सजा, वन क्राइम वन पनिशमेंट। सो ये आपको जो है नो डबल जियो पार्टी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपराधी है या उसको पुलिस के पास जो है वो है, तो उसको उकसाया नहीं जा सकता उसकी खुद की अगेंस्ट में गवाही देने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है एक्स, इसने कोई क्राइम किया है या फिर नहीं किया है, तो इसको जो है उकसाया नहीं जा सकता खुद के अगेंस्ट में। जैसे इसने क्राइम किया कि इसने जो है किसी की बाइक चोरी कर ली, बाइक का तो नहीं कह सकते, सपोज करते हैं किसी का मर्डर कर दिया, और अगर कोई भी इसने सपोज जो है बाद में पता चला ये जो है मर्डर इसने नहीं किया है, तो अब यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट, मतलब ये खुद ही इसको ये नहीं कह सकता कि जो है मैंने ही मर्डर किया, तो ये इसके अगेंस्ट में सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है खुद के प्रति खुद को, खुद की अगेंस्ट में, सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा हूं मैं, सिंपल से वर्ड्स में आपको मीनिंग समझाता हूं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट में गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। कोई भी व्यक्ति जो है वो विटनेस नहीं बन सकता खुद के अगेंस्ट का, मतलब खुद ही के अगेंस्ट में जो है वो बोल रहा है, तो ये जो है नहीं किया जा सकता। ये एक प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ, प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यदि आपने कोई क्राइम किया है तो उसके अंदर आपको जो है नहीं देनी पड़, अपने अपने ही अगेंस्ट में गवाही देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उसके लिए कोई उकसा सकता है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की, थोड़ी सी बीच में शायद डाउट क्रिएट होगी, बट आई एक्सप्लेन यू बेटर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका सिंपल सा मीनिंग बताता हूं मैं आपको। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको जो है पर्सनल लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता जो है मिलनी चाहिए, और जो है जीवन जीने का जो है उसकी सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। सो ये जो है कहता है, यहां पर एक चीज है, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? यहां पर कहा गया कि सभी लोगों को जो है जीवन जीने का अधिकार है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं, कोई व्यक्ति है जिसने एक क्राइम किया है और जो है जुडिशियरी उसको जो है सजा देगी, तो यहां पर दो लॉज होते हैं। एक होता है एक्ट, हमारा जो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और दूसरा जो होता है हमारा एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहां पर जो है जुडिशरी जो है ये एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर को रिव्यू नहीं कर सकती है, जो हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसके अंदर कैन नॉट रिव्यू। और यहां पर इसी सेम कंडीशन के अंदर जो हमारा एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, यहां पर इसको रिव्यू कर सकती है, कैन रिव्यू। सो ये दो चीजें हैं। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है
जुडिशरी, जैसे अगर मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे जुडिशरी ने एक लॉ बनाया कि अगर आपने जो है हेलमेट नहीं पहना है तो आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। ठीक है, ये लॉ जो है हमारी लेजिस्लेचर ने बना दिया कि यदि आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अब जब ये केस जुडिशरी के अंदर जाएगा तो यहां पर जो है जुडिशरी जो है वो इसी केस, इसी लॉ के बेसिस पे जो है अपना निर्णय देगी। वो ये नहीं कह सकती लेजिस्लेचर को कि जो ये आपने जो है ये लॉ गलत बनाया है, क्योंकि उसको जो उसका जो रोल है, जुडिशरी का जो रोल है वो सुनवाई करने का, उसकी हियरिंग करने का, वो इस लॉ को गलत बना के नहीं कर सकती। ये हमारा ए के गोपालन केस, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस के अंदर बात कही गई थी, जो हमारी जुडिशरी है उसके द्वारा। और यहां पर जो है इस केस के अंदर जुडिशरी ने इस आर्टिकल का नैरो व्यू लिया था, मतलब जैसा है वैसा ही इसको देखा था, इसका कुछ एक ब्रॉड व्यू नहीं लिया। सिंपल सा कहा गया इसके अंदर, जो हमारी जुडिशरी है ये एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर को रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो हमारी पुलिस है, एग्जीक्यूटिव का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पुलिस ले लीजिए आप, तो इसके जो लॉज हैं इनको रिव्यू कर सकती है, लेकिन लेजिस्लेचर इसके लॉ को रिव्यू नहीं कर सकती है। सो ये हमारे ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस के अंदर कहा गया, जो हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसको एक्सप्लेन किया गया। तो इस कंडीशन में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक तरह से एक हेलमेट ना पहनने की वजह से जो है एक इतना सा इसकी वजह से अगर कोई लॉ बनता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये कोई अगर मैं आपको बताऊं काल्पनिक घटना है एक तरह की, तो आप इसे एग्जाम्पल के रूप में समझे। तो यहाँ पर जो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है उसको जुडिशरी नहीं देख सकती, जबकि अगर आप देखा जाए तो एक हेलमेट ना पहनना तो बहुत छोटा सा क्राइम है, और उसके लिए आप उम्र कैद की सजा दे रहे हो, और इसके लिए जो है लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया, और उस लॉ को जो है लेजिस्लेचर के लॉ को जो है जुडिशरी रिव्यू भी नहीं कर सकती। तो इसी के बाद में हमारा एक और केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इसके अंदर कहा गया राइट टू लिव लाइफ मींस राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी। और यहां पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जो हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसको बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहा गया कि जो जुडिशरी है ये दोनों, जो हमारी लेजिस्लेचर है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों के जो एक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर सकती है। पहले यहां पर रिव्यू नहीं कर सकती थी और यहां कर सकती थी, लेकिन इस कंडीशन के अंदर दोनों के अंदर जो है हमारी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। मेनका गांधी जो है इनके जो है इनको इनके पासपोर्ट वगैरह छीन लिए गए थे इनकी फैमिली के सबके, तो यहाँ पर जो है मेनका गांधी कोर्ट में गई और इन्होंने कहा कि मेरे पासपोर्ट छीनने का अधिकार नहीं है आपको। तो उस बेसिस पे जो है इन्होंने ये केस था, और इस केस में जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा कि जो हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रूप में समझा जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसके अंदर जो जुडिशरी इसने कहा कि जुडिशरी को पूरा अधिकार है कि वो लेजिस्लेचर के लॉ को भी रिव्यू कर सकती है और एग्जीक्यूटिव के लॉ को भी रिव्यू कर सकती है। और यहां पर हम कह सकते हैं एक ब्रॉडर व्यू से जो है जुडिशरी ने इस आर्टिकल 21 को देखा, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि जो राइट टू लाइफ का मतलब इतना ही नहीं होता है कि आप जो है सांस लें और जो है बस जिंदा हैं। राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, आपकी डिग्निटी भी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, आपको जो है विथ डिग्निटाइज लाइफ जीनी है। तो उसके बेसिस पे ये आर्टिकल 21 के अंदर बात की गई, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पर जो मैं एक्ट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर एक टर्म यूज की जाती है
आर्बिट्री एक्ट्स। आर्बिट्री एक्ट्स का मतलब है कोई भी ऐसा लॉ या एक्ट जो किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी प्लान या किसी भी सिस्टम पे बेस्ड ना हो। नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल, सिस्टम और जो है प्लान। प्लान। सो यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये जो एक्ट्स है, यहां पर आर्बिट्री एक्ट्स के बारे में बात की गई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हेलमेट न पहनने की वजह से जो है आपको उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो ये जो है एक तरह का आर्बिट्री एक्ट है, जो किसी के बेसिस, कोई बेसिस ही नहीं है कि आप जो है एक दिन हेलमेट नहीं पहन रहे हो और उसकी वजह से आपको उम्र कैद की सजा हो रही है। तो ये किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको जो है उम्र कैद की सजा हो, तो एक प्रिंसिपल है कि आपने किसी की जान ली है तो आपको भी जो है जीने का अधिकार नहीं है। तो वो एक प्रिंसिपल है, किसी सिस्टम के अंदर फॉलो होता है। लेकिन कोई भी सिस्टम के बिना जो है कोई भी ऐसा एक्ट या लॉ बना दिया गया तो उसे आर्बिट्री एक्ट कहा जाएगा। और जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये इन्हीं की बात करता है, जो जुडिश लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्री एक्ट्स हैं, इनके ऊपर जुडिशरी को रिव्यू करने का राइट मिल चुका है। दोनों, जो एग्जीक्यूटिव और जो है हमारी लेजिस्लेचर है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिए। बाकी मैंने इसको 2-3 बार आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा आर्बिट्री एक्ट्स जो है, या फिर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक बार दोनों केसेस का कंपैरिजन कर लेते हैं। आई थिंक इससे आपको जो है बेहतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं ए के गोपालन केस की। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस को लिया, वो नैरो व्यू से लिया। नैरो व्यू के रूप में देखा। मतलब राइट टू लिव लाइफ का मतलब क्या होता है कि मतलब जीवन जीने का अधिकार आप जो है जी रहे हैं। और दूसरी चीज है यहां पर जो है, जो चीज है वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है जो हमारी जुडिशरी है, इसके पास अधिकार नहीं है लेजिस्लेचर के आर्बिट्री एक्ट्स को रिव्यू करना। लेजिस्लेचर के पास में, ठीक है, लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्री एक्ट्स हैं उनको रिव्यू करना। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसके में जो है आर्बिट्री एक्ट्स के रिव्यू कर सकती है जुडिशरी। रिव्यू मतलब कोई भी गलती या फिर कोई इस प्रकार की चीज जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया के अंदर जो लोगों को राइट्स मिले हुए हैं उनके अगेंस्ट हो, तो उसे मैं अगर कहूं तो उसे कहेंगे हम जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और उसे जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी तो उस रिव्यू का मतलब होगा कि वो उसमें कुछ चेंजेस करेगी जो इंडिया के लोगों के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में होगा और उसके रिस्पेक्ट में होगा। ये यहां पर आप समझ गए होंगे। यहां पर जो मेनका गांधी केस है, यहां पर जो है एक ब्रॉडर व्यू से देखा इसको। यहां पर जुडिशरी ने कहा कि जो राइट टू प्रोटेक्शन टू लाइफ या राइट टू लिव लाइफ है, वो उसका मतलब लिव लाइफ विथ डिग्निटी। और यहां पर जुडिशरी है, इसने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है जो हमारी जुडिशरी है,
इसको अब अधिकार है कि ये लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्री एक्ट्स है उनको भी रिव्यू कर सकती है, और जो है हमारे एग्जीक्यूटिव के तो पहले कर ही सकती थी, एग्जीक्यूटिव के जो आर्बिट्री आर्बिट्री एक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर सकती है। आर्बिट्री एक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे एक्ट जो किसी प्रिंसिपल या किसी सिस्टम या किसी प्लान पे बेस्ड ना हो, उन्हें हम आर्बिट्री एक्ट्स कहेंगे। सो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी बातें कही तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने समय के साथ साथ काफी सारी चीजें जो है हमारे आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दी। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2007 के अंदर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज को जो है हमारे आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया, और वो चीज है हमारी राइट टू प्राइवेसी। सो ये है, और ये सारे वो राइट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हमारे आर्टिकल 21 के अंदर। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, द राइट टू लिव लाइफ लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी के साथ आपको रहने का अधिकार है। क्लीन इन्वायरमेंट, आपको अधिकार है कि आपको पोल्यूशन फ्री वाटर मिले, पोल्यूशन फ्री एयर मिले। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस इंडस्ट्रीज, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां से डेंजरस पोल्यूशन और ये सारी चीजें एक्सक्रीट हो रही है, तो उनके अगेंस्ट आपको जो है क्लीन इन्वायरमेंट मिले। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य का जो है आपका अधिकार है, इसीलिए आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरा अधिकार मिलता है कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपनी हेल्थ चेक करवा सकते हैं। फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, 14 वर्ष की उम्र तक जो है आपको अधिकार है कि आप, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो है आर्टिकल 21A पर ए भी है। सो फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक आपको जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार है। फ्री लीगल एड, फिर है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कंफाइनमेंट, राइट टू स्पीडी हियरिंग, राइट अगेंस्ट हैंडकफ्स, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन बिहेवियर, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ये जो राइट है ये भी एक तरह का राइट है कि आप जो है फॉरेन देश घूम सकते हो, फॉरेन देश के अंदर जो है सफर कर सकते हो। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कस्टडी, कोई भी पुलिस कस्टडी के अंदर जो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी, राइट टू टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में देखेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर जो है आपको अधिकार है कि आपको फ्री टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा। राइट नॉट टू गो आउटसाइड द स्टेट, फिर है हमारा राइट टू फेयर हियरिंग, द राइट टू बेसिक नेसेसिटीज। ये जो है आप सारे पढ़ सकते हैं, ये सारे मतलब एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं क्या ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। जैसे अगर आपको मैं लास्ट वाले का एग्जाम्पल दूं, राइट टू स्लीप, इसके बीच में ये कहा जाता है कि जब एक समय था जब हमारे जो बाबा रामदेव हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, और उस टाइम जो थी हमारे जो एट प्रेजेंट जो ओपोजिशन है उनकी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट के समय क्या हुआ कि इनके प्रोटेस्ट को जो है पुलिस ने एक ऑर्डर के तहत रात को जो है खाली करने का जो है डिसीजन बनाया कि इस पूरे एरिया को खाली करना है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो तब क्या हुआ कि ये लोग सो रहे थे, क्योंकि दिन में करते तो मीडिया और जो इतना सारा हाईलाइट क्रिएट होता, तो इन्होंने जो रात को पीसफुली तो नहीं लेकिन फोर्सफुली और चुपके से जो है ये प्रोसेस करने की शुरू की। जब रात को इन सबको जो है प्रोटेस्ट से हटा दिया गया बाबा रामदेव और इनको इनकी टीम को, तो सुबह जब एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जो है डिसीजन दिया गया कि रात को ये लोग सो रहे थे और इनको सोने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू स्लीप, तो पुलिस को उस टाइम इनको जो है अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, पुलिस इनको सुबह भी अरेस्ट कर सकती थी। तो ये जो है उस वक्त जो हमारा बाबा रामदेव का प्रोटेस्ट था, उस वक्त जो है राइट टू स्लीप का जो है डिक्लेयर हुआ। फिर जो है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो, जैसे अगर मैं बताऊं, कई बार जो है काफी सारे फंक्शंस या काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के
फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है लाउड म्यूजिक्स प्ले होते हैं, तो वहां पर जो है आपको अधिकार है कि आप जो है कंप्लेन करें और आपका जो है लाउड म्यूजिक्स आपको जो है बंद करवाए जाएंगे। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसका भी आपको जो है आर्टिकल 21 के तहत एक राइट है। ये सारे राइट्स जो हैं आपको एक डिग्निटीफुल लाइफ देने के लिए दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पहले जब हमारी बात, मैं अगर बात करूं, जब ये आर्टिकल फॉर्मुलेट हुआ था तब जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना इतना ही था कि ये इस प्रकार के राइट्स हैं जिसके अंदर आपको जो है साधारण जीवन मिलेगा, मतलब जो है आप एक जीवित व्यक्ति हो, यही आपका आर्टिकल 21 कहता है। लेकिन जब बाद में मेनका गांधी केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जी रहे हो, आप डिग्निटीफुल लाइफ, आपको जो है काफी सारी फैसिलिटीज और जो रेस्पेक्टफुल फैसिलिटीज है जैसे क्लीन इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, लीगल एड, ये सारी चीजें हैं, इनके साथ जो है आपको लाइफ जीने का अधिकार है। सो ये हमारा हो गया आर्टिकल 21। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इस आर्टिकल के तहत जो है एक, इस आर्टिकल को जो ऐड किया गया उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना, लोग जो है एजुकेट नहीं होंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। सो इसके लिए एक लॉ बनाया गया जिसके अंदर कहा गया जो कि 16 to 14 ईयर्स ऑफ द एज जो है लोगों की, उस बीच में उनको राइट टू एजुकेशन है, उनको एजुकेशन हर हाल में मिलेगी और उनको जो है एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको इस एजुकेशन के लिए चार्जेस पे करना होगा। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर चार्जेस है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर जो है आपको 14 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसको जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया था। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, ये एक डीपीएसपी हुआ करता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल 45 के अंदर हुआ करता है एज अ डीपीएसपी। डीपीएसपी का ये है कि आप जो है डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल मतलब अगर आपको जो है एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डीपीएसपी एक प्रकार की जो है एडवाइस है, जबकि इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड करके इसको लॉ बना के जो है इसको एक जस्टिसिएबल एक्ट बना दिया, जस्टिसिएबल जो है फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब यदि आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है या फिर जो है आपको कोई रोक रहा है तो आप जो है इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपको न्याय देगी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। एक एक्ट पास किया गया था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर, और इसको जो है इनैक्ट 1 अप्रैल 2010 से किया गया। और इसमें कहा गया कि जो भी गरीब लोग बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें जो है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर रिजर्व की जाएगी। अब जब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर रिजर्व की जाएगी तो उनका खर्चा कौन देगा? तो उनका खर्चा जो है गवर्नमेंट पे करेगी, सरकार पे करेगी, गवर्नमेंट विल पे। सो ये हमने बात कर ली हमारा आर्टिकल 21A के बारे में। अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट जो इंडिया की सिचुएशन है, हम एग्जांपल लें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एट प्रेजेंट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये अपने स्टैंडर्ड्स के नाम से जानी जाती है। एजुकेशन के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इतना इनका कोई नाम नहीं है, बस इनके अंदर जो फैसिलिटीज हैं या फिर इनके जो नाम हैं उनकी वजह से ये स्कूल्स चलती हैं। बाकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत रेयर, या रेयर नहीं कह सकता हूँ मैं, इसके अंदर कहूंगा कि जो है एजुकेशन के जो क्वालिटी है वो आपको इस लेवल की नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे रिच फैमिलीज से आते हैं, तो उनके लिए इतना इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन जब एक गरीब घर का बच्चा जो है उसको एजुकेशन मिलेगी तो वो अपने फैमिली को डेवलप करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी पिछड़ी हुई है। तो ये एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, स्पेशली जो गरीब वर्ग है हमारे देश का, जो रूरल सेक्टर है, रूरल एरियाज के अंदर अगर आप देखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द पर्सन इज गिवन 3 राइट्स। अब ये जो आर्टिकल 22 है, अगर मैं इसी फंडामेंटल राइट की बात करूं जिसके अंदर हमारा आर्टिकल 22 आता है, तो ये फंडामेंटल राइट हमें कहता है कि हमें जो है राइट टू फ्रीडम है, और उसी राइट टू फ्रीडम के तहत ये भी कहा जाता है कि यदि आपको कल को पुलिस या कोई ऐसी बॉडी गिरफ्तार कर लेती है, गवर्नमेंट की बॉडी,
तो उस केस के अंदर आपके पास अधिकार है। कौन से अधिकार हैं? तो सबसे पहला अधिकार है कि आपको किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है वो आपको बताया जाए, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। दूसरा अधिकार है आपको जो है लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एक वकील मिलेगा जो है आपके लिए जो है केस लड़ेगा, आपके जो है रेस्पेक्ट मतलब आपकी साइड से जो है केस लड़ेगा, ये लीगल प्रैक्टिशनर। अभी इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी दूंगा। फिर है राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा। यदि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, तो आपको 24 घंटे ही पुलिस अपने पास रख सकती है। उसके बाद में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसके अंदर जो है एक कहा जाता है कि जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है, जैसे अगर अभी 24 घंटे के अंदर 6 घंटे बाकी हैं और जो है मजिस्ट्रेट के पास जाने का जो रास्ता है उसके अंदर जो है 6 घंटे ही लगने वाले हैं, तो ये 6 घंटे जो है एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। मतलब आप जो है ट्रैवलिंग टाइम को माइनस कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये है एक हमारा आर्टिकल 22 का प्रोविजन। ये जो आर्टिकल 22 है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, ये आर्टिकल जो है हमारे सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए, प्लस सिटीजन्स दोनों के लिए 3 अधिकार हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। सो ये 3 जो है हमें राइट्स मिलते हैं। अगर मैं इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम याद करें 26/11 का अटैक, जो मुंबई में ताज होटल और जो है मुंबई में काफी सारी जगहों पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस अटैक के अंदर एक टेररिस्ट था, अजमल कसाब। इस टेररिस्ट को भी जो है विद इन 24 आवर्स पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास रिप्रेजेंट किया था। इसको भी जो है एक लीगल प्रैक्टिशनर मिला था, जो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कहूं एक एडवोकेट मिला था या वकील मिला था। और तीसरा, इसको भी कारण बताया गया था ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, क्योंकि ये राइट हमारे फॉरेनर्स के लिए भी इंक्लूडेड है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन है? कि ये राइट एलियंस के नहीं, एलियंस दो लोगों के लिए नहीं है। 2 एक्सेप्शन है, मैं लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट, नॉट फॉर एलियंस। एलियंस कौन है? हम अब अभी अभी हम बात करेंगे। नॉट फॉर एलियंस। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा ये कहता है कि यदि आपने जो है किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया है, तो ये जो 3 राइट्स हैं इनका जो है आपको, इनका जो है अधिकार नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब मैं अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी एक बार मैं लिख देता हूं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो प्रकार की डिटेंशन मतलब गिरफ्तार करना होता है। सो दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं, एक पनिशेटिव और एक जो होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंशन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है और वो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कहीं पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है या कोई एक नेशनल लेवल का फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला, तो उस एरिया के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये कुछ ऐसा क्राइम करेंगे या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे इस फंक्शन या इस नेशनल लेवल के इवेंट को जो है इम्पैक्ट होगा, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लेगी हमारी जो जो भी पुलिस है, तो वो इनको गिरफ्तार कर लेगी। तो इनको ये 3 कारण, ये 3 जो राइट्स हैं जो हमने बात की, सबसे पहला ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, दूसरा जो है हमारा उसको जो है विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तीसरा जो है लीगल प्रैक्टिशनर।
सो ये तीनों राइट्स इसको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं एलियंस की। अगर मैं बात करूं, जो हमारा अजमल कसाब था, ये था हमारे पाकिस्तान से। एलियंस जो टर्म है, ये यूज की जाती है उन लोगों के लिए जो उस देश से होते हैं जिस देश के साथ हमारी वॉर चल रही है। यदि आज के समय हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चले और हमारे देश में कोई पाकिस्तान का व्यक्ति इस प्रकार का अरेस्ट और उसके साथ जो है डिटेंशन वाली प्रोसेस हो, तो उसको जो है ये तीन राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 2611 की, इस वक्त हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर नहीं चल रही थी, इसीलिए अजमल कसाब को ये राइट्स मिले, तीनों राइट्स। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि हम जो है फॉरेनर्स टर्म के बेसिस पे अजमल कसाब को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारी जुडिशरी का पूरा प्रोसीजर है उसके बेसिस पे जो है उसके साथ बर्ताव किया गया। ऐसा नहीं है कि उसको वो अगर उसने इतने अटैक्स किए हैं तो उसको जो है सीधा जो है जेल में डाल दो और थोड़े दिन बाद में फांसी चढ़ा दो। नहीं, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया और उसी प्रोसेस के तहत जो है उसके साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, हमारे अधिकार हैं फॉरेनर्स के प्रति, वो सारे अधिकार उसको मिले और उसके बाद में जो है उसको जो है सजा सुनाई गई। सो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है एलियन। एलियन कौन होते हैं? जिस देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही हो। एट प्रेजेंट हमारी किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चल रही है, तो हम किसी भी देश के लोग को, देश के व्यक्ति को जो है एलियन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, एलियंस के लिए नहीं है। और दूसरा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आगे अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में आपको और चीजें बताऊं तो वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये हमारे इंडिया के अंदर यूज किया जाता है कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई व्यक्ति है जिससे खतरा है कि वो एक क्राइम करेगा, तो उसको जो है पहले ही पकड़ लिया जाता। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा तो ये 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम जो है 3 महीने से 3 मंथ्स मैक्स होगा। मतलब आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा है तो आप उसे 3 महीने से ज्यादा नहीं पकड़ सकते, और अगर आप पकड़ते हैं तो उसे आपको जो है उसको आपको जो है हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी एक एडवाइजरी बॉडी होती है उससे जो है परमिशन लेनी होगी, या फिर उसकी परमिशन के बिना आप उसको 3 मंथ से ज्यादा जेल के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकते। और अगर 3 मंथ से ज्यादा पकड़ना है तो उसकी परमिशन भी जो है एडवाइजरी बॉडी देगी। और इसी एडवाइजरी बॉडी के मेंबर्स कौन होते हैं? हमारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एडवाइजरी कमेटी कह सकते हैं आप। एडवाइजरी कमेटी। सो ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है इसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में बताया जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। तीसरी जो है हमारी इसके अंदर ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो डिटेंशन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो उसको जो है राइट है, अधिकार है कि वो जो है कोर्ट में जा सकता है, राइट टू गो टू कोर्ट, और अपना जो है अपने लिए लड़ाई लड़ सकता है। सो ये तीन बातें हो गई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर।
लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो अगर मैं बात करूं जो पीरियड है उसको रिड्यूस करके कर दिया 2 मंथ्स का, 2 महीने का कर दिया उस प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो क्या कहते हैं हम टर्म या पीरियड को। सो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है, कोई भी ऐसा मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिससे जो है चांसेस हों कि वो इस प्रकार का क्राइम जो है कर सकता है, तो उस बेसिस पे। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जो है लॉज बनाने की जो पावर है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लॉ बना सकता है। सबसे पहला डिफेंस, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरा जो है सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, और फिर जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को अधिकार है जिन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ बनाने की, वो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर कम्युनिटी। सो ये एक पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। एज जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये बिल्कुल आपको एज इट इज चीजें समझ, या तो आप समझ के जो है इनको बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, और जो है या तो आप जो अगर सिंपल सा मैं अपना प्रोसीजर बताऊं तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो रट के भी जो है इनको कर लेते हैं तैयार, लेकिन ये फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहां पर 2 महीने का जो है हमारा जो डिटेंशन पीरियड है वो कम कर दिया गया था, 2 महीने तक कर दिया गया था। सो ये जो है आपको सब्जेक्ट्स भी याद रखने होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो है पार्लियामेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लॉ बना सकती है, और कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर जो है दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, किसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे जो है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो इनको एक्सक्लूड कर सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने ऐसे ही एज रीडिंग पर्पस के लिए इंक्लूड कर दिए थे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपको इंक्लूड करूंगा तो आपके लिए याद करने में दिक्कत होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर हमारे 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 23, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है रोक लगाने पर, किस पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लोगों को बेचना, और फोर्स्ड लेबर जबरन मजदूरी, मतलब किसी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती किसी कार्य में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है, या फिर उससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है, तो इसके अगेंस्ट पे जो है वो हमारा आर्टिकल 23 बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो अधिकार हैं उनके बारे में बात। सो ट्रैफिकिंग में 3-4 चीजें इंक्लूड होती हैं। ये डबल एफ है। ट्रैफिकिंग में 4 चीजें होती है। सबसे पहला जो है सेलिंग और बाइंग वुमेन, मैन, चिल्ड्रन, सेलिंग और बाइंग मैन, वुमेन, चिल्ड्रन लाइक गुड्स, किसी सामान की तरह। पहली चीज ट्रैफिकिंग के अंदर जो इंक्लूड होती है। दूसरी चीज जो हमारी ट्रैफिकिंग के अंदर आती है वो है देवदासी सिस्टम, जो साउथ इंडिया के अंदर फॉलो हुआ करता था। फिर जो है हमारा स्लेवरी, नौकर, जैसे किसी यदि व्यक्ति को जबरन नौकर बना के रखा हुआ है। और तीसरा जो है हमारा वो है प्रोस्टिट्यूशन। रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है
प्रोस्टिट्यूशन को लीगल डिक्लेयर कर दिया है। सो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर रेप एक्टिविटीज को कम करेंगे, प्लस जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ी सी डिग्निटीफुल या रेस्पेक्टफुल लाइफ मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो भी इस एक्टिविटी के अंदर मेल या फीमेल, अगर मैं बताऊं, मैं मैक्सिमम तो फीमेल ही है, तो जितनी भी फीमेल इन्वॉल्व है इनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। अगर कहीं से इनको अरेस्ट किया जाता था तो पुलिस भी इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, और सोशल रेस्पेक्ट के नाम से भी इनको कुछ भी नहीं मिलता था। सो ये जो लीगल करने के पीछे रीजन यही है कि जो हमारे देश के अंदर इन लोगों को भी जो है जीने का अधिकार, जो इनकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये भी एक जो है हमारे देश के नागरिक हैं, और एक जो है, अगर मैं कहूँ, व्यक्ति है, तो इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। सो इसके पीछे एक तो रेप एक्टिविटीज बहुत कम होगी, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार की चीजें लीगल होने से जो है लोगों की नीड जो है वो दूसरे वे में भी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। सो इतना मैं आपको इसमें बता सकता हूँ। सो ये जो है चार चीजें हैं जिसमें ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है। एक तो लोगों को बेचना, एज अ सामान, किसी भी सामान के रूप में बेचना या खरीदना, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी, नौकर बना के रखना, और फिर जो है प्रोस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 years of age in hazardous factories and mines। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 24 के बारे में, यहां पर यह कहता है कि जो भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको जो है आप हैजार्डस प्लेसेस या फैक्ट्रीज के अंदर जो है काम नहीं करवा सकते हो। अब ये यहाँ पर 14 ईयर्स एज क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, हमने 14 ईयर्स तो इसमें तो पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, लेकिन हम एक एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इसके अंदर कहा गया कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है उनके लिए है। सो यहाँ पर भी 14 वर्ष है, यहाँ पर भी 14 ईयर्स है। तो यहाँ पर एक चीज सामने निकल के आती है कि जो 14 वर्ष तक का बच्चा है, इसको शिक्षा ही लेनी है और इसको शिक्षा लेने का अधिकार है। और ये किसी भी इस प्रकार की हैजार्डस प्लेस के अंदर जो है वर्क नहीं कर सकता है, और ना ही माइंस के अंदर। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, अगर मैं आपको बताऊं, 0 to 14 years ऑफ एज, इसके अंदर जो है आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो कहीं पर भी, एक्सेप्ट जो आपका फैमिली एंटरप्राइज है। नो वर्क एट एनीवेयर एक्सेप्ट फैमिली एंटरप्राइज। फैमिली एंटरप्राइज मतलब, जैसे अब अगर किसी के पिताजी की दुकान है और वो जो है अपने पिताजी की दुकान पे बैठ के थोड़ी सी दुकान संभाल रहा है, तो ये काम वो कर सकता है, क्योंकि उसके पिताजी की ही दुकान है। वो वहां पर कोई फोर्स लेबर या फिर जबरदस्ती वहां पर नहीं बैठा है। एक्सेप्ट फैमिली एंटरप्राइजेस। और दूसरी कैटेगरी है, वो है हमारी 14 to 18। और इसके अंदर जो है व्यक्ति कहीं पर भी काम कर सकता है, बच्चा, वर्क एनीवेयर, बट नॉट एट हैजार्डस प्लेस। हैजार्डस मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और जो नेक्स्ट हमारा है 18+, ये तो भाई साहब कहीं पर भी जा सकते हैं, इनको पूरी छूट है। तो ये जो है 18+ है, कैन वर्क एनीवेयर। ये तो क्या 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 कर देते हैं, 18 years+ कैन वर्क एनीवेयर। सो ये जो कैटेगराइजेशन है, ये हमारा एक एक्ट है उसके तहत की गई।
चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत ये कैटेगराइजेशन किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम का बच्चा है या 14 वर्ष तक का बच्चा है, ये किसी भी प्रकार के हैजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा या किसी भी प्रकार की हैजार्डस जॉब या फिर वर्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्सेप्ट फैमिली एंटरप्राइज, मतलब अपने घर का कोई ऐसा कार्य है तो वो कर सकता है। 14 to 18 ईयर्स, इसके अंदर जो है कोई भी बच्चा वो कहीं पर भी काम कर सकता है, पर हैजार्डस प्लेस के अंदर नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी जगह जहां पर उसके स्वास्थ्य के लिए जो है वो जहरीली जगह हो, अगर जहरीली जगह हो तो वहां काम नहीं कर सकते। 18+ पूरी दुनिया है आपके लिए, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। सो ये हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 के तहत डिसाइड किया गया। ये जो एक्ट है ये एक प्रकार का एब्सोल्यूट एक्ट है, मतलब जो चीज कह दी गई यहाँ पर जो है, अगर 14 ईयर्स का बच्चा जो है काम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। इसमें कोई इस प्रकार की छूट नहीं है या किसी प्रकार का जो है ये नहीं है कि आप जो है कर सकते हो या कुछ इस प्रकार की चीज। सो ये आप देख सकते हैं, ये हमने कर लिया आर्टिकल 24। सो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वालिटी आई थिंक सो आपको जो है, मुझे नहीं लगता कुछ कमी लग रही होगी, और आई एम गिविंग माई बेस्ट। सो डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यदि कोई भी आपका मित्र या दोस्त जो है CDS CAPF और पॉलिटी के सेक्शन में अपने आप को तैयार करना चाहता है तो उसको आप ये शेयर जरूर करें, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आई एश्योर यू कि ये मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा इंडियन पॉलिटी। और यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बिल्कुल फ्रीली आप इंस्टाग्राम पे मुझे इस चैनल पे जो है आप मैसेज करें और आई विल आंसर यू। एंड टेलीग्राम पे भी जो है आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिसमें मैं आपको इन्हीं वीडियोस के अपडेट्स देता हूँ। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 है। इसके अंदर बात की गई, जैसे अगर मैं फर्स्ट आर्टिकल की बात करूं तो यहां पर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू राइट टू प्रोसेस प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेशन, मतलब आपका जो कोई धर्म है उसके अंदर आपको अधिकार है, सारे अधिकार हैं कि आप उसको जो है उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रोफेस करो और आप उसको फैलाओ। यदि आप चाहते हो कि भाई मैं जो है अपना धर्म है जो फैलाना चाहता हूं, तो उसके लिए अगर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फैलाना सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, ज्यादा उसमें आई डोंट थिंक सो जो है डाउटफुल होगा, क्योंकि मैंने इसको जो है टाइप भी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में करके दे दिया आपको। लिमिटेशंस यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट लिमिटेशन की बात करूं तो पब्लिक ऑर्डर, लोक कल्याण के रूप में मॉरलिटी, हेल्थ, अदर फंडामेंटल राइट्स। यदि आप जो है अपने धर्म का प्रोपेगेशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप लाउड स्पीकर्स, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स यूज कर रहे हो और जो है अपने धर्म का प्रोपेगेशन कर रहे हो, तो आप जो है किसी का आर्टिकल 21 छीन रहे हो, और उसके तहत जो है आपकी एक लिमिटेशन है कि भाई आप इस लिमिट को जो है पार नहीं कर सकते हो। आपने जो है यदि कहीं पर धरना प्रदर्शन किया और उसके कहीं पर असेंबल हुए आप, सॉरी धर्मा तो नहीं होगा, असेंबल हो गए और वहां पर जो है आप अपने धर्म का बिल्कुल खुलेआम प्रचार करे जा रहे हो, ये मेरा धर्म वो धर्म, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लो, आ जाओ सब वो कर लो, और यहाँ पर जो है लोकल लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी हो रही है, तो आप उनका भी जो है आर्टिकल 21 का जो है उसका आर्टिकल 21 छीन रहे हो। सो ये सारी बातें हो गई हमारे आर्टिकल 25 के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 26। ये कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोग्राम्स, right to form religious organizations, right to look after the management of
द ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ओन एंड एडमिनिस्ट्रेट रिलीजियस प्रॉपर्टी। सो ये तो आप आई थिंक सो बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में समझ गए होंगे। जो भी आपका रिलीजन है उसको जो है उसके लिए आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसके जो है रिलीजियस अफेयर्स में जो है आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और जो है आप ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, कोई भी ऐसा ग्रुप बना लो जो आपके धर्म पे आधारित हो, और जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट आप संभाल सकते हो, और उसके अंदर जो है आपकी कोई भी रिलीजन के बेसिस पे आप जो है किसी प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकते हो। सो ये जो आर्टिकल 26 कहता है इसमें लिमिटेशंस हैं, कौन सी? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 27। ये आर्टिकल 27 अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ टैक्सेस की, जजिया, नॉन मुस्लिम टैक्स, जो है हमारे मिडिवल हिस्ट्री के टाइम में काफी फेमस था। तो इस प्रकार के कोई भी, अगर आज के प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो जो हमारा स्टेट है, हमारा जो देश है, ये किसी प्रकार का कर या टैक्स धर्म के आधार पे नहीं लगा सकता। रिलीजियस टैक्स जिसे मैं कहूंगा, धार्मिक कर या धार्मिक रिलीजियस टैक्स जो है नहीं लगा सकता स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के अंदर जितने भी इन्वेडर्स आए हैं उनका सीधा सा फंडा था कि जो उनका रिलीजन है उनके रिलीजन को छोड़कर जो भी दूसरे रिलीजन है, अगर वो अपनी कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर अपनी कोई जो है जो रिलीजियस लोकेशंस पे जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा। सो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक काफी डिफरेंट चीज है जो हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में रिलेट करती है। अगर मैं आपको रिलीजन का मतलब बताऊं, धर्म का मतलब, रिलीजन जो है एक मैटर ऑफ ट्रस्ट है, या फिर एक प्रकार का ट्रस्ट जो हम हमारे गॉड पे करते हैं, काइंड ऑफ ट्रस्ट विच वी डू ऑन आवर गॉड। कोई भी आपका भगवान अल्लाह, जो हमारे क्राइस्ट, या फिर जो हमारे बौद्ध, या फिर हमारे जो भगवान महावीर, इनके ऊपर जो है, या फिर गुरु नानक देव, तो ये जो एक प्रकार का आपका ट्रस्ट का रिलेशन है विच वी डू ऑन आर गॉड। अलग अलग रिलीजन्स का जो है, अगर मैं इसको सिंपल रिलेशन, सिंपल चीज बताऊं तो एक टाइप का प्राइवेट रिलेशन है, प्राइवेट रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड। आप और आपके ईश्वर के बीच का एक निजी संबंध है रिलीजन, धर्म। सो ये आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा धर्म का मतलब क्या होता है एट प्रेजेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रखा गया है। और इसी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और इसी को डबल इंश्योर करने के लिए हमारे जो प्रियम्बल है इसके अंदर एक टर्म इंक्लूड किया गया है, उस टर्म का नाम है सेक्युलर। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रिलीजन का मतलब क्या है, और जो है रिलीजन को डबल इंश्योर किस रूप से किया जाता है। पहली चीज जो है हमारा आर्टिकल, जो आर्टिकल 25 टू 28 जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और उसी के साथ जो है डबल इंश्योर किया जाता है प्रियम्बल में जो एक टर्म है सेक्युलर, उसके द्वारा जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है, जिसे हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। सो ये हमारी बात होगी आर्टिकल 27 के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 कहता है राइट टू बी नॉट
present in class during religious instruction in schools। यदि कोई स्कूल है उसके अंदर जो है कोई धार्मिक प्रवचन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप उस क्लास को छोड़कर जा सकते हैं। आप उस क्लास के अंदर अनुपस्थित रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। किसी भी स्कूल के अंदर यदि इस प्रकार की गतिविधि होती है कि वहां पर किसी भी धर्म या जो है किसी भी रिलीजन का जो है प्रवचन या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो आप उस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी इम्पार्टेड इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय, यहाँ पर आप धार्मिक प्रवचन नहीं दे सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो। तीसरा है हमारा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पोर्टेड इन प्राइवेट स्कूल्स। जितने भी हमारी निजी स्कूल्स हैं, अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, काफी सारी स्कूल्स हैं, कोई मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले लीजिए आप, या फिर मैं कह देता हूं जैसे डीपीएस ले लीजिए। जितने भी स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स के अंदर जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, लेकिन इसके साथ एक चीज है, आप जो है अगर आप उसमें जो है चाहे तो एब्सेंट भी हो सकते हैं, क्लास छोड़ भी, एब्सेंट इन द सेंस मतलब आप वहां पर अनुपस्थिति भी कर सकते हैं, मतलब नॉट प्रेजेंट रह सकते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर एनी स्पेसिफिक रिलीजन। मतलब आप अगर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जो स्टेट मतलब हमारे देश द्वारा चलाया जाता है और वो बनाया गया है किसी पर स्पेशल धर्म के लिए, तो वहां पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 28 था। आई होप सो आपको इन पॉइंट्स से ही बेसिकली समझ में आ गया होगा। मैंने इनको बस हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 से पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमें हमारी बात करता है जो हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस। जो भी हमारे कंट्री के अंदर माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट का जो है संरक्षण या उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर मतलब उसकी कोई संस्कृति ऑफ इट्स ओन शैल हैव, शैल मतलब कंपल्शन, मैंने आपको बताया था शैल और मे में डिफरेंस। शैल मतलब कंपल्शन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। उसके पास अधिकार है कि वो उसको बचा के रखे और उसको जो है संरक्षित करके रखे, अपने कल्चर और भाषा के दोनों। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यदि कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है फंडिंग अगर सरकार कर रही है, हमारी राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है, हमारा देश अगर उसको फंडिंग कर रहा है, तो वहां पर जो है आपको एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता किसी भी सिटीजन को। किस बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट जाति के बेसिस पे, या फिर भाषा कि आप इस भाषा से बिलोंग करते हैं या इस भाषा वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आपको एडमिशन दिया जाएगा अगर उसको जो है फंडिंग हमारा जो है देश कर रहा है। हमारा देश इन द सेंस हमारी सरकारें कर रही है। ये था हमारा आर्टिकल 29। फिर जो है हमारा आर्टिकल 30 ये कहता है, ये कहता है राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट while providing financial assistance to the educational institutions. The state will not discriminate in any kind with the above institutes. अगर मैं बात करूं हमारा जो 5th फंडामेंटल राइट है, ये क्या कहता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर और शिक्षा के जो अधिकार हैं,
अगर दोनों राइट्स की बात, दोनों आर्टिकल्स की बात करूं तो हमारा जो आर्टिकल 29 है ये कहता है कि जो माइनॉरिटी है उसके पास जो है अधिकार है अपने किसी भी जो है भाषा या लैंग्वेज या फिर कल्चर को जो है कंजर्व करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भी हमारी जो धार्मिक रूप से माइनॉरिटीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री में कुछ रिलीजन्स को माइनॉरिटीज दे रखी है, तो वह रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब कुछ ऐसे क्षेत्रों में कुछ ऐसी भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी संख्या कम है, और उनकी जो है उनको जो है हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में इंक्लूड करेंगे। तो उनको अधिकार है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का और उसको संभालने का, और वो किस बेसिस पे है कि वो अगर उस इंस्टीट्यूट से जो है अपनी लैंग्वेज, भाषा, अपना कल्चर और स्क्रिप्ट जो है बचा रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल 30 का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि वाइल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अगर मैं जैसे बात करूं, 4 धर्म लिख देता हूं मैं, सिख, सॉरी रिलीजन ऐसे नहीं होगा, ये आपके पीआई की फॉर्म में भी आपको पता रहना चाहिए, वहां पर अगर रिलीजन पूछ रहे हैं तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। सिखिज्म, हिंदुइज्म, और जो है जैनिज्म, और जो है इस्लाम। इस्लाम का शायद इतना ही होगा, आई थिंक सो, सॉरी अगर मैंने इसको रॉन्ग लिखा है तो। सो अगर ये जैसे रिलीजन की बात करूं, अगर इन चारों रिलीजन ने जो है कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रखा है, और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है हमारा स्टेट फंड कर रहा है, स्टेट मतलब हमारी सरकारें फंड कर रही है, मतलब इसको पैसा दे रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारी सरकार है ये सिख धर्म के इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पैसा देगी और जो है हिंदू धर्म के इंस्टीट्यूशन को कम पैसा देगी। इनको अगर पैसा देना है तो चारों को इक्वल पैसा देना होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू गिव टू दीज रिलीजन्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सॉरी। सो ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 30 का। सो हमारा आर्टिकल 30 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 31। ये जो है एट प्रेजेंट नहीं है हमारे, मैंने जैसे बात की थी आर्टिकल 19(1)(f) की, हाँ एफ था। सो ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और इसको जो है अभी जो आर्टिकल 30 है इसको यहां से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जिसके बेसिस पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने शुरू में जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अगर आपके हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। सो ये जो है आर्टिकल 30A के अंदर जो है इंक्लूड किया गया, और जो हमारा पार्ट 12 के अंदर अभी जो हम बात कर रहे हैं ये पार्ट 3 है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। इसके तहत जो है किसी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास सपोज कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में नहीं छीनी जा सकती है। ये आर्टिकल 31 और 19(1)(f) कहता था। लेकिन इस कंडीशन में बाद में गवर्नमेंट को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास जो है जमीनें हुआ करती थी और उनकी जो जमीनों की लोकेशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि अगर वहां पर गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट करना चाहती थी तो उनकी जमीन बीच में आ जाती थी, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है संपूर्ण रूप से वहां पर विकास नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसे जो है गवर्नमेंट ले लेगा, और उसका जो है तो पर इसमें यहाँ पर जो है राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आ जाता था, जो आपका फंडामेंटल राइट है आपकी प्रॉपर्टी कैसे ले ली। तो यहाँ पर जो है एक अमेंडमेंट किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये करने के बाद जो है इसको जो है आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो अब एक फंडामेंटल राइट ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। सो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक पार्ट 3 और होगा, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके अंदर
2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं एंड आई एश्योर यू जो मैंने अब तक आपको टॉपिक्स कराए हैं, आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से मिलेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया या बताया है। सो 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी एग्जाम टेक्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। सो आप वीडियो को अगर आपने पूरा जरूर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और डू लाइक टू द वीडियो। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। एज आई थिंक सो हमें जो है वन साइडेड इंटरेक्शन ना रखकर टू साइडेड इंटरेक्शन रखना चाहिए। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ लगता है जो ऐड ऑन करना चाहिए तो आप जरूर मुझे बताएं। और आप जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज पाथ टू एकेडमी को फॉलो जरूर करें, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, एज this thing only motivates to make more videos and to get more involved in this channel. So thank you for watching this video, and Jai Hind.